मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिस्ट्री की जो आवर पास्ट सेकंड जो बुक है वो शुरू की हुई है हमने। इसका हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोला एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चोला एम्पायर का एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम क्या था उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चोला एम्पायर की जो स्थिति थी वो खेतीबाड़ी के एक फेवरेबल थी। जैसे जो चोला एम्पायर था साउथ में काफ़ी डेवलप थी। वहाँ पे क्या थे, कृष्णा रिवर था, कावेरी रिवर था। जो रिवर हैं वो कहते हैं जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाले होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, इसकी जो रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं। जब ये रिवर डेल्टा बनाती हैं तो उससे पहले क्या करती हैं, अपनी ब्रांचेस को फैला देती हैं। और वो जो डेल्टा बनाते हैं उसके साथ जो डिपॉजिटिंग होती है काफ़ी एल्यूवल मिट्टी होती है और जो खेतीबाड़ी के लिए काफ़ी फेवरेबल होती है। एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी वो तमिलनाडु में कहते हैं। जब उन्होंने क्या किया, जो खेतीबाड़ी थी 5th और 6th सेंचुरी में उसका जो एरिया था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो खेतीबाड़ी का जो एरिया था उसको एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट है टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन। काफ़ी रीजन में उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, लैंड है टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। दूसरे एरिया में उन्होंने क्या किया, जो लैंड थी उसको लेवल करना शुरू कर दिया, समतल करना शुरू कर दिया। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स है टू बिल्ट। एम्बैंकमेंट क्या होते हैं, जो डेल्टा रीजन थे वहाँ पे उन्होंने एम्बैंकमेंट बनाना शुरू कर दिया। एम्बैंकमेंट मतलब कि जब बारिश बहुत ज़्यादा आ जाती है उसकी वजह से जो रिवर हैं वो एरिया है वो काफ़ी फैल जाता है, जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, फ्लड आने शुरू हो जाते हैं। तो साथ जो एरिया में वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। वहाँ पे कहते हैं जो फ्लड की वजह से जो लोग हैं वो प्रभावित ना हो, इसलिए रिवर के इर्द गिर्द उन्होंने एम्बैंकमेंट दीवारें बनानी शुरू कर दी। तीसरा उन्होंने क्या किया, कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड कैरी वाटर टू द फील्ड्स। कैनल्स बनानी शुरू कर दी। जो कैनल्स थी उन्होंने क्या बनाया, जो कैनल्स थी उसका पानी था वो भी खेतीबाड़ी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन। इस जो सारे उन्होंने प्रबंध किए इसकी वजह से अब जो लोग थे वो एक वर्ष में 2 फसलें लगा सकते थे। इन मैनी केसेज इट वर नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशली। काफ़ी जगह ऐसे थे जहाँ पे क्या था, बारिश बहुत कम होती थी और वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल मेथड था वो अपनाया इरिगेशन का। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन। इस के पर्पज़ के लिए उन्हें काफ़ी प्रकार के मेथड यूज़ किए। इन सम एरिया, सबसे पहले ऐसे एरिया थे जहाँ पे बारिश कम होती थी तो वेल्स वर डग, कुएँ थे वो खुदवाए गए। जो कुएँ थे उनका जो पानी था वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा क्या था, इन अदर प्लेसेज ह्यू टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। बड़े बड़े टैंक्स बनवाए और उसमें क्या करते थे, जब बारिश होती थी उसका पानी उसमें कलेक्ट कर लेते थे, जब ज़रूरत होती थी उसको यूज़ कर लेते थे। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। जो कहते ये सारा काम कर रहे थे तो इसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, ऑर्गेनाइज लेबर की ज़रूरत होती थी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी सभी काम को मेंटेन करने के लिए। जो ये सारा काम था वो सभी लोग करते थे और जो न्यू रूलर थे वो भी, और साथ साथ में गांव में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने इसको डेवलप करने में लिए काफ़ी योगदान दिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। जो एम्पायर थी चोला एम्पायर, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो क्या था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट्स नोन एज उर। एक प्रकार का ये क्या था, जो सेटलमेंट ऑफ पीसेंट था उसको क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था। उर क्या होता था, एक ग्रुप ऑफ पीसेंट, उसको क्या बोला जाता था, उर। वो क्या थे, कहते एक प्रोस्पर्स बन सके किसकी वजह से, एग्रीकल्चर इरिगेशन एग्रीकल्चर की वजह से। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस, इसी प्रकार के जो उर का एक ग्रुप होता था उसको क्या बोला जाता था, नाडू बोला जाता था। द विलेज काउंसिल, उसके बाद जो एक विलेज काउंसिल होती थी और एक नाडू, दोनों ही इकट्ठे होके सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन थे वो करते थे, जैसे जस्टिस देने का और कलेक्टिंग टैक्सेस करने का। रिच पीसेंट्स ऑफ द वेलिला, जो नाम है आपने याद करना है। वेलिला कौन थे, रिच पीसेंट थे, वेलिला कास्ट थी उनकी। वो कहते काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति थी वहाँ पे उनकी, और जो नाडू के ऊपर उनके जो अफेयर थे काम करते थे उसकी, वो उसको कंट्रोल करते थे, देख रेख करते थे, सुपरविज़न करते थे उसकी।
जो चोला किंग्स थे गेम सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल, जो चोला किंग्स थे उन्होंने कुछ जो लैंड ओनर्स थे उनको कुछ टाइटल दिए गए थे, जैसे ममिंदा वेलन। ममिंदा वेलन एक प्रकार का उन्होंने टाइटल दिया पीस एंड सर्विंग थ्री किंग्स के लिए जो काम करते थे। दूसरा उन्होंने टाइटल दिया अरियार, अरियार मतलब चीफ, एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड देयर विद इम्पोर्टेंट ऑफिस। ये कहते हैं राजा के काफ़ी रिस्पेक्ट भी पाते थे और एंट्रस्टेड भी थे, और जो राजा था उन्होंने उनको काफ़ी स्टेट और सेंटर में काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिस उनको दिए हुए थे, उससे रिलेटेड वो काम करते थे। टाइप्स ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड कितनी प्रकार की जो ज़मीन थी, जैसे चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। जो इंस्क्रिप्शंस हमें प्राप्त हुए हैं उस पर चोला एम्पायर की जो लैंड थी उसको कैटेगरीज दी गई हैं। जैसे पहला है वेलन वेगई। वेलन वेगई कैसी लैंड थी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीसेंट्स प्रॉपर्टी। जो नॉन ब्राह्मण पीसेंट थे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी। और दूसरी थी ब्रह्मदेविया। ब्रह्मदेविया क्या थी, जो ज़मीन ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। तीसरी प्रकार की जो थी शलभोग। शलभोग लैंड क्या थी, मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, जो स्कूल बनाने के लिए ज़मीन दी जाती थी। फोर्थ थी इसमें देवदना तिरुना मैतुककनी। देवदना तिरुनाम मैतुककनी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स बनाने के लिए ज़मीन दान में दी जाती थी। और लास्ट पे है पलीछंदम। पलीछंदम मतलब लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, जो जैन से रिलेटेड धर्म से रिलेटेड थे उस इंस्टीट्यूशन को लैंड थी वो डोनेट दी जाती थी। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव्ड। हमने देखा है भी जो ब्राह्मण थे उनको कुछ जो लैंड थी वो ग्रांट के रूप में दी जाती थी, उसको क्या बोला जाता था, ब्रह्मदेविया। ऐसी जो ज़मीन जिनको मिल जाती थी वो फिर ब्राह्मण थे वो कहाँ पे सेटल होने शुरू हो गए, जहाँ पे उनको ज़मीन मिलती थी कावेरी वैली के पास उन्होंने साउथ इंडिया में सेटल होना शुरू कर दिया। ईच ब्रह्मदेविया वाज लुकड आफ्टर बाय एन असेंबली। प्रत्येक जो ब्रह्मदेविया था वो एक असेंबली और सभा, जो प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स थे लैंड ओनर्स, उनके द्वारा उसकी देखभाल की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। जो असेंबली थी वो काफ़ी एफिशिएंटली काम करती थी, और जो उनके फैसले होते थे इंस्क्रिप्शन में डिटेल के रूप में रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इंस्क्रिप्शन जैसे जो इंस्क्रिप्शन थे वो स्टोन पे लिखे जाते थे या मंदिरों की दीवारों के ऊपर लिखे जाते थे, जो आज हमें उनके उससे पता चलता है कि जो चोला एम्पायर थे उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो कैसे होता था। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, एक जो ट्रेडर होते थे उनकी एक एसोसिएशन होती थी जो कि आमतौर पे टाउन्स में रहती थी, इसलिए जो टाउन्स में रहते थे इसको क्या बोला जाता था, नगरम। और इसलिए जो शहरों में सारा शासन प्रबंध का काम था वो इनके द्वारा देखा जाता था। जो हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुई हैं वो है उत्तरा मेरेरू, चिंगेलपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में से। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। उससे हमें डिटेल में ये पता चलता है भी जो सभा थी वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी। जो ये सभा थी कहते एक सेपरेट कमेटी होती थी इनकी, जो अलग अलग काम की देखरेख करती थी। जैसे इरिगेशन के वर्क्स की एक कमेटी होती थी, एक गार्डन से रिलेटेड कमेटी होती थी, एक टेम्पल से रिलेटेड, ऐसे अलग अलग वो कमेटी थी वो बनाई जाती थी। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दिस कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ। जो इसके मेंबर होते थे उसके लिए वो क्या करते थे, एक पाम लीफ के ऊपर या टिकट के ऊपर वो क्या करते थे, एक टिकट और पाम लीफ के ऊपर इनके नाम लिख देते थे। और दीज टिकट्स वर पुट अप, जो ये सारी टिकट थी उनको एक अर्धन पोट में डाल दिया जाता था। उसके बाद एक छोटे लड़के से उन टिकट्स को उठवा लेते थे, और जो जो आते थे वो उन लोगों को कमेटी में शामिल कर लिया जाता था। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, हु कुड बी ए मेंबर ऑफ ए सभा। इसमें ये बताया गया है भी जो हमें इंस्क्रिप्शन पता मिली हैं उससे कुछ ये भी लिखा गया है भी जो सभा का मेंबर बनने चाहते थे उसके लिए कौन कौन सी जो मेंबर बनना चाहते थे उनके लिए क्या क्या चाहिए था, भी कौन कौन बन सकते थे इसका मेंबर। जो इसका मेंबर बनना चाहते थे वो कहते
ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड, उनके पास ज़मीन होनी चाहिए और वो टैक्स भी कलेक्ट करते हों, टैक्स देते हों। दे शुड हैव देयर ओन होम, उनके अपने घर होने चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 35 और 70 के बीच में। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, उनको जो वेदास थे, धार्मिक ग्रंथ थे, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, और वो सारा जो शासन प्रबंध का मैटर है वो अच्छी तरह से कर सकें और ईमानदार भी होने चाहिए। थैंक यू बेटा, ये टॉपिक अपना हो चुका है।